हाँ तो राम राम टाबरो, कैसे हो सभी। उम्मीद करूँ देखो सभी एकदम से उत्साहित तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। 20 तारीख को हमारा जो एग्जाम है सबसे पहला फिजिक्स का ही एग्जाम है और उसी एग्जाम की तैयारी के अंदर आपके चार चांद लगाने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं तो पूरी फिजिक्स के वो देखो 1 बाय 1 अपन लेकर चल रहे हैं। इससे पहले देखो 2 वीडियोस आ चुकी है जिनके अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर जो सेकंड है आपका उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लिया। अब हमें बात करनी है आज इस वीडियो के अंदर चैप्टर जो थर्ड है हमारा उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी, शायद ही इनसे कुछ बाहर जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए बना रहा हूं इनकी पीडीएफ आपको भी उपलब्ध करवा रहा हूं। कहां पर? इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है वहां पर आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा जिसके अंदर आप जैसे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे तो आपको इन सारे पेपर्स की जो पीडीएफ वो मिल जाएगी जिनको आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। अब देखो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर जो थर्ड है इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चन प्लस उनके सॉल्यूशन भी यहीं पर, यानी आपको एक 20-25 मिनट की वीडियो के अंदर पूरा पेपर भी मिलेगा, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आप केवल इस वीडियो के जरिए भी आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है या पूरी फिजिक्स है वो तैयार कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखना जो सबसे पहला प्रश्न है, अच्छा थर्ड चैप्टर के बारे में आपको मैं एक बात और बता दूं, ब्लूप्रिंट के अनुसार अगर अपन बात करें तो 5 नंबर का चैप्टर है, यानी एक बड़ा चैप्टर है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर से टोटल आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न तो 1-1 नंबर के होंगे और जो बचे हुए 2 प्रश्न हैं वो 1.5 नंबर के हैं, यानी आपसे 2 प्रश्न तो 1.5 नंबर वाले पूछेंगे और 2 प्रश्न जो है वो आपसे पूछेंगे 1-1 नंबर वाले। अब देखना मेरे प्यारे साथियों जो चैप्टर थर्ड आपका इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना जो 1.5 नंबर वाले प्रश्न है ना इनके अंदर अपन को न्यूमेरिकल को भी कंसीडर करना पड़ सकता है। न्यूमेरिकल अगर नहीं भी पूछे जाएंगे तो हमसे जो छोटे छोटे डेरिवेशन है, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि विद्युत धारा का अपवहन वेग के साथ संबंध स्थापित करो या विद्युत धारा का गतिशीलता के साथ संबंध स्थापित करो, तो इस टाइप के छोटे छोटे जो डेरिवेशन वो इस चैप्टर से आ सकते हैं और 1-1 नंबर वाले प्रश्नों के अंदर जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो अपन देखो फटाफट से इन सब की चर्चा करते हैं। बहुत ही आसान सी चीज है एकदम, मतलब मैं कहता हूं कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। पहला प्रश्न, मैंने आपसे जो पहला प्रश्न पूछा है इस चैप्टर के अंदर वो ये है कि निम्न को परिभाषित कर दो। आपसे मैंने कुछ परिभाषाएं पूछी है, कौन कौन सी देखो अपन 1 बाय 1 बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले परिभाषा मैंने आपसे पूछी है धारा घनत्व की। किसे कहेंगे धारा घनत्व? तो मेरे प्यारे साथियों चूंकि ये रिवीजन क्लास है तो उसमें अपन इतना डिटेल से नहीं जाएंगे, सिंपली मैं आपको बताता चलता हूं। प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसको मैं कुछ इस प्रकार से देखो दर्शा सकता हूं। मैंने कहा कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा है उसको अपन क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं, जिसको हम लोग जे से दर्शाते हैं। इसका यदि कोई आपसे मात्रक पूछे तो मेरे प्यारे साथियों बहुत ही आसान, इसका मात्रक धारा है। विद्युत धारा का मात्रक हम सभी जानते हैं वो होता है एम्पियर प्रति, देखो नीचे क्या है ए यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक मेरे प्यारे साथियों आप सभी जानते हो होता है मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व क्या हो गया? प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा है उसको अपन क्या कहते हैं? धारा घनत्व जे कहते हैं। सिंपल सी बात थी। आगे दूसरी परिभाषा मैंने आपसे पूछी गतिशीलता। देखना मेरे प्यारे साथियों गतिशीलता को हम लोग दर्शाते हैं म्यू से। मैं कहता हूं प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के अपवहन वेग को ही गतिशीलता कहते हैं। मैंने क्या कहा? देखो प्रति इकाई क्षेत्रफल के अपवहन वेग को, सॉरी प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के अपवहन वेग जिसको हम लोग वीडी से दर्शाते हैं को ही हम लोग क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। कितनी आसान सी परिभाषा बन गई। गतिशीलता को हम लोग म्यू से दर्शाते हैं और ये होती है Vd/E, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्रफल या प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के अपवहन वेग को ही गतिशीलता कहते हैं। बहुत 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 सिंपल सी बात हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। आगे चलते हैं। लेकिन अगला हमारे जो परिभाषा मैंने आपसे पूछी वो सेल का विद्युत वाहक बल। किसे कहेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं EMF। ये क्या होता है EMF? आप सभी ने देखो सेल तो जरूर देखा होगा। अभी मेरे सामने कल परसों यहाँ पे एक सेल पड़ा तो था, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 1 सेकंड रुको, मैं देखता हूँ अगर मुझे सेल मिलता है तो। सॉरी गाइस, अभी सेल तो मुझे नहीं मिला। 1 सेकंड मैं ड्रॉअर में और चेक कर लेता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो आपको मैं उससे बताऊँगा तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये रहा, मिल गया। देखो ये आप सेल पैनासोनिक का सेल है जो कि आप सभी ने देखो देखा ही होगा, कहीं ना कहीं इस सेल को देखा होगा। हम रिमोट में या घड़ी के अंदर जो दीवार वाली घड़ियाँ होती है उसके अंदर डालते हैं। देखो ये जो सेल है इसके ऊपर लिखा आता है इसकी वोल्टेज है 1.5 वोल्ट्स। ठीक है, ये 1.5 वोल्ट कब होती है? जब ये सेल परिपथ के अंदर नहीं डला हुआ, यानी आपने इसको घड़ी के अंदर नहीं डाल रखा, उस समय सेल के जो सिरे ना इसके ऊपर जो विभवांतर है जिसको अपन अगर नापेंगे तो वो कितना आएगा? 1.5 वोल्ट आपको दिखाई देगा। तो सुनना ध्यान से, परिभाषा सुनना। EMF की परिभाषा आ रही है कि जब कोई सेल परिपथ में जुड़ा हुआ नहीं होता है उस समय उसके सिरों पर जो विभवांतर होता है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। परिभाषा एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे?
जब सेल खुले परिपथ में होता है उस समय इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं या ईएमएफ कहते हैं। कितनी सिंपल सी बात है। अब अगली देखो ना परिभाषा मैं आपसे इसी से रिलेटेड पूछ रहा हूं। अगली परिभाषा मैंने आपसे पूछी है इसके अंदर टर्मिनल वोल्टता किसे कहेंगे, टर्मिनल वोल्टता। फिर से देखना वही सेल है, इस बार मैंने इसको घड़ी के अंदर डाल दिया। जब मैं सेल को घड़ी के अंदर डाल दूंगा मेरे प्यारे साथियों, उस समय अगर मैं इसके सिरों पर विभवांतर को चेक करूंगा तो मुझे 1.5 वोल्ट नहीं मिलेगा, इससे कुछ कम मिलेगा। तो वोल्टता चेंज हो गई ना। अब चेंज होने के बाद इसका नाम भी अपन को बदलना पड़ेगा, तब अपन ने इसका नाम बदल कर रख दिया टर्मिनल वोल्टता। अब सुनना कितनी आसान सी परिभाषा होगी। जब कोई सेल बंद परिपथ में हो तब उसके सिरों पर जो विभवांतर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस सेल की टर्मिनल वोल्टता। कितना आसान है, पूरी फिजिक्स बहुत आसान है। हर चैप्टर में आपसे यही बात करता हूँ कि चैप्टर जो है ना कोई भी हो, लेकिन अपनी जो फिजिक्स हो पूरी की पूरी इतनी आसान है, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। ये सारी परिभाषाएं हम लोग देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं। अभी मैंने आपको सेल का एग्जांपल दिया, हर एक चीज़ को हम लोग अपने आसपास के एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं। हर जगह फिजिक्स का यूज़ अपने डेली लाइफ के अंदर होता है। तो आपको तो केवल इंटरेस्ट लेके पढ़ना है ना। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत आसानी से चीज़ें याद होंगी और एग्जाम में बहुत आसानी से आप इनको लिखकर बढ़िया नंबर लेके आओगे। बढ़ते हैं आगे। अगली परिभाषा मैंने आपसे पूछा विभव प्रवणता। देखना विभव प्रवणता को हम लोग दर्शाते हैं एक्स से। इसको जनरली अपन एक्सपी भी लिख देते हैं कई बार। इसको सुनना क्या कहते हैं, परिभाषा सुनना, प्रति इकाई लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन के मान को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता को एक्सपी से दिखाते हैं। मैंने कहा कि प्रति इकाई लंबाई, देखो जब भी प्रति इकाई नाम आए ना तो उसको बट्टा में लिख देना। जैसे अपन ने यहाँ पे बात करी थी, प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के अपवहन वेग को ही आपकी गतिशीलता कहते हैं। इसी प्रकार से प्रति इकाई लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन के मान को ही क्या कहेंगे, हम विभव प्रवणता कहेंगे। इतने सिंपल सी परिभाषा बनी। वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाए। देखो विभव का मात्रक होता है वोल्ट और बट्टा में कौन है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है, पूरी पूरी फिजिक्स, हर परिभाषा, हर एक चीज़ आप इसको बड़े आसानी तरीके से देखो याद कर सकते हो। कितनी आसान सी बात है। आगे चलते हैं। अगली परिभाषा मैंने आपसे पूछी चालकता की। किसे कहेंगे चालकता, तो हम सिंपल सी बात इसकी एक लाइन लिखेंगे, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। किसको, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि चालकता क्या होती है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को अपन क्या कहेंगे, रो कहेंगे ना, या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को अपन चालकता कहेंगे और प्रतिरोधकता को हम लोग रो से दर्शाते हैं। तो ये बन गया हमारा चालकता का फॉर्मूला। इसका कोई मेरे को मात्रक बताएगा, बहुत ही आसान है। देखो प्रतिरोधकता का मात्रक हम लोग क्या निकालते हैं, ओम गुणा मीटर होता है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे, इस पहले क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आपसे प्रतिरोधकता का भी पूछा है, तो वहां पर अपन इसकी बात भी करेंगे। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। अगर एक के बटा में ले लिया तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कितनी सिंपल मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है सब कुछ। आगे देखना, अगला हमारा प्रश्न आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। किसे कहेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विच इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखो ये सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है, एक बाहर वाला जो जिंक का पात्र वो है और एक अंदर कार्बन की ग्रेफाइट की बनी हुई एक रोड होती है वो है। अब इनके बीच में जो विद्युत अपघट्य हमने डाल रखे ना, उन जैसे इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड वगैरह या इस टाइप के अमोनियम सल्फेट वगैरह ये हो गए, मैग्नीज डाइक्लोराइड हो गया, इस टाइप की जो आपको विद्युत अपघट्य है ना, वो क्या करेंगे, आयनों के प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। और ये जो बाधा है ना मेरे प्यारे साथियों, इसी को हमने नाम दिया है प्रतिरोध। अब चूंकि सेल के अंदर है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो कितनी आसान सी परिभाषा बन गई कि किसी सेल के विद्युत अपघट्यों द्वारा आयनों के मार्ग में उत्पन्न बाधा को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। कितनी सिंपल सी बात। आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग देखो स्मॉल आर से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान सा है। इसका फॉर्मूला देखना क्या बन गया, E माइनस V बट्टा I। ये हो गया सेल के आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला। कितना आसान है। कई बार हम लोग इस I का मान भी रख देते हैं। तो हम लोग देखो ओम की नियम से सभी जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR होता है। यहाँ से मुझे I का मान निकालना तो V बटा R आएगा, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ क्या, V तो इधर और इसके गुणा में R। तो कई बार आपको ऐसा फॉर्मूला देखने को मिल जाता है, तो कुछ अलग नहीं है, वही बात है, अपन नीचे I का मान लिख देते हैं। सिंपल सी बात। आगे चले तो अगला आपसे मैंने पूछा प्रतिरोध ताप गुणांक। बहुत बढ़िया परिभाषा है, एग्जाम में आ सकते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक सुनना क्या कहती है। मैं कहता हूं कि मान लो मेरे पास कोई तार है, उस तार का जो प्रतिरोध है वो कितना भी हो, छोड़ो अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस तार का जो ताप है, अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाता हूं, उस 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने से अगर उसके प्रतिरोध में 1 ओम की वृद्धि होती है, या उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है, उसी को हम बोलूंगा उसका प्रतिरोध ताप गुणांक। सुनना, दोबारा सुनना इस डेफिनेशन को। किसी चालक तार के ताप को बढ़ाने पर, या किसी चालक तार के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में हुई वृद्धि ही उस तार का प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाती है। आपके पास कोई तार था,
उसका कोई ना कोई प्रतिरोध था, आपने उसको गर्म किया, गर्म करने से आप सभी जानते हैं चालकों की चालकता में कमी आती है, प्रतिरोध में वृद्धि होती है। अभी अगला प्रश्न अपन ये पढ़ने वाले हैं ना, तो अपन ने कहा कि जैसे ताप बढ़ेंगे तो चालकता घटेगी, प्रतिरोधकता बढ़ेगी, तो इसी को हमने कितनी बढ़ी है उसी को हमने प्रतिरोध ताप गुणांक नाम दिया है। कितना आसान है। दोबारा सुनना परिभाषा, किसी चालक के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध के मान में हुई वृद्धि ही उस तार का प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाती है। इसको हम लोग अल्फा से दर्शाते हैं। बहुत आसान सी बात थी, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगली परिभाषा मैंने आपसे पूछी है, वो है प्रतिरोधकता। मैंने कहा था ना अभी अपन प्रतिरोधकता की बात करेंगे। सुनना, मैं कहता हूं आप सभी ने एक फॉर्मूला देखो पढ़ रखा है, रो बराबर RA/L। ये अपन प्रतिरोध की निर्भरता देखते हैं ना उस चालक तार की लंबाई पर और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उससे ये फॉर्मूला आता है, आप सबका पढ़ा हुआ है। अपने को इससे कोई मतलब नहीं, अपन तो लास्ट फॉर्मूला जो मैं अभी नीचे लिखूंगा उस पर बात करनी है, लेकिन उसके लिए मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ। मैं ए का मान अगर 1 मीटर स्क्वायर रख दूँ, एल यानी लंबाई का मान अगर 1 मीटर कर दूँ, तो मुझे बताओ क्या रो बराबर R मिलेगा क्या? डेफिनेटली। देखो ए की जगह मैं 1 रख रहा हूँ, एल की जगह मैं 1 रख रहा हूँ, यानी अब इससे ये परिभाषा बन जाएगी। कितनी आसान सी परिभाषा बन गई। सुनना, मैं कह रहा हूँ 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी तार का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। कितना आसान बन गया, है ना, बहुत ही आसान है। इसका जो आपके मात्रक है वो अपन इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। देखो, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, बट्टा में है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो मीटर से 1 मीटर कट गया, तो बताओ यहाँ पे इसका मात्रक क्या बचा? ओम गुणा मीटर। अपन ने यहाँ पे यही तो किया था, इस प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर था। अब चूंकि 1 के बट्टा में तो अपन ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगी ना, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कितनी आसान सी बात थी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ सब कुछ बहुत ही आसान है। ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। अब सुनना, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो मैंने चूंकि आपको बताया कि इस चैप्टर से टोटल 5 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे, 4, उनके अंदर से 2 तो आएंगे 1-1 नंबर के प्रश्न और 2 आएंगे 1.5 नंबर के प्रश्न। तो सुन लिया ना, 1-1 नंबर वाला जो प्रश्न है वो हो सकता है, संभावना है आपको कि इन्हीं प्रश्नों के अंदर से कोई ना कोई 1 प्रश्न या 2 प्रश्न मिल जाए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अपवहन वेग को परिभाषित करते हुए अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था, इस 1.5 नंबर वाले प्रश्न के अंदर आपसे पूछा जा सकता है अपवहन वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ही आसान है। देखो, इसको समझने की चेष्टा करते हैं, आप लोग भी करो और मैं आपको समझाने की एक कामयाब कोशिश करने की ओर अपने कदमों को आगे बढ़ाता हूँ। देखना सारे, कितना आसान सा है। मान लो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई एक तार है, ठीक है। इस तार के अंदर n मुक्त इलेक्ट्रॉन, चूंकि चालक तार है तो चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होने संभावना है ही पूरी। ये मान लो मैंने इसको एक बैटरी से जोड़ा है। एक बार के लिए मैं सपोज करूं यहाँ पे कुंजी लगा देता हूं, जिसका काम क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। ये मेरे पास एक कुंजी है, ये तार है। आप सभी को पता है कि जो चालक तार होगा तो उसके अंदर क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह इसके अंदर क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन, खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे साथियों, जब तक अपन इस चालक धातु को या चालक तार को विद्युत क्षेत्र के अंदर नहीं रखते तब तक ये जो इलेक्ट्रॉन है अनियमित गति करते रहता है। जैसे ही हमने मान लो इसके ऊपर बैटरी आरोपित कर दिया, विभव आरोपित कर दिया, विद्युत क्षेत्र अपने आरोपित कर दिया, तो वैसे ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गति करने लग जाते हैं। और इस समय मेरे पास तो इनका जो वेग ना, इसी को हम लोग कहते हैं अपवहन वेग, जिसका अपन धारा के साथ अभी संबंध ज्ञात करने जा रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि जब किसी तार को, जब किसी चालक तार को विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया जाता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन पर एक निश्चित दिशा में बल लगने लगता है, जिससे वो एक निश्चित दिशा में अपवहित होने लगते हैं। इस समय इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है इसी को हम लोग कहते हैं अपवहन वेग, ठीक है। तो इस अपवहन वेग के कारण ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस दिशा के अंदर, यानी एक ही दिशा के अंदर क्या करने लग जाएंगे? गति करने लग जाएंगे। अब मेरे पास एक बार के लिए मान लेते हैं कि जो अपन ने तार लिया है, इस तार की जो लंबाई है वो तो है स्मॉल l। इस तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो अपन ने मान लिया कितना है? कैपिटल A। मैं कहता हूं कि इसकी एकांक लंबाई के अंदर n इलेक्ट्रॉन है। क्या कह रहा हूं? एकांक लंबाई के अंदर मान लिया मैंने इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन है, तो मैं आपसे, या n आवेश है, तो मैं आपसे अगर पूछूं इस पूरे तार के अंदर, इस पूरे l लंबाई के तार के अंदर कुल आवेश कितने होंगे? आवेश को अपन Q से दर्शाते हैं, तो मैं कहता हूं कुल कितने होंगे भाई? n तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, यानी n आवेश तो इसके अंदर है एकांक लंबाई के अंदर। टोटल इसका आयतन कितना है, या एकांक आयतन मैं बोल सकता हूं
टोटल इसका आयतन कितना है, तो मैं कहूंगा कि अगर इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को इसकी लंबाई से गुणा कर दूं तो बेलन का आयतन मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास कुल आवेश का मान आ गया NeAl, ये है कुल आवेश। अब देखना सुनना मेरे प्यारे साथियों, इस समीकरण में अगर मैं पूरी में T का भाग दे दूं दोनों तरफ तो क्या आएगा, बहुत सिंपल सी बात है। इस तरफ देखो मैं जब T का भाग दूंगा तो ये बनेगा Q/T बराबर NeAl/T। देखना आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, हमने सबने पढ़ रखा है। तो ये तो हो गया I बराबर NeAl/T। L क्या चीज है, देखो यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है, T है समय, विस्थापन बटा समय आप सभी जानते हो क्या होता है, वेग होता है। और हम यहाँ पर कौन से वेग की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा सर हम तो अपवहन वेग की बात कर रहे हैं। ये लो, क्या यही आपका विद्युत धारा और अपवहन वेग के बीच में संबंध है कि नहीं है, आपने कहा सर बिल्कुल है, यही तो हमें याद करना था, हमें कुछ अलग थोड़ी याद करना था। तो फिजिक्स अपने कितनी आसान है, हमें हर एक चीज़ कितनी आसानी से देखो प्राप्त होती जा रही है। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी है। 1.5 नंबर के लिए देखो ये प्रश्न बन सकता है, बहुत ही आसान था, छोटा सा, इसमें 3 स्टेप है डेरिवेशन की, खाली एक चित्र बनाना, इसके बारे में थोड़ी सी 1-2 बातें जो मैंने आपको बताई वो लिखनी, और उसके बाद में ये बनाना, सिंपल सी बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं अटकोगे। आगे देखना, चालक, कुचालक और अर्धचालकों पर जो आपके चालकता है ना, उसके ऊपर ताप के प्रभाव को आपको बताना है। देखो मैं मार्कर रख के एकदम फ्री होता हूँ। आपसे पूछा है चालक है, कुचालक है और अर्धचालक है, तीनों के ऊपर जो ताप का प्रभाव है वो किस प्रकार से पड़ता है ये आपको बताना है। देखना मेरे प्यारे साथियों, आपके जो चालक होते हैं, चालकों के अंदर होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित गति करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जब हम विद्युत धारा का चालन करते हैं तो वो एक निश्चित दिशा के अंदर अपवहित होने लगते हैं। लेकिन अगर आप उनका ताप बढ़ाओगे तो उन इलेक्ट्रॉनों को अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होगी, और उस अतिरिक्त ऊर्जा के कारण वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर करने लग जाएंगे। अब जिस इलेक्ट्रॉन को सीधा जाना चाहिए था वो सीधा नहीं जाके एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता हुआ जा रहा है। तो बताओ जितना जल्दी पहले पहुंच रहा था उतना जल्दी पहुंच पाएगा आगे, नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब ताप बढ़ाने से चालकों की चालकता के अंदर कमी आती है, और जब चालकता के अंदर कमी आती है तो प्रतिरोधकता के अंदर वृद्धि होती है। यही तो हमसे पूछा था कि चालक की चालकता पर ताप के प्रभाव को बताओ, तो हमने क्या कहा, चालकों का ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता घटती है जबकि उनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। अब क्या ये बात कुचालकों के बारे में मैं कह सकता हूं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल मैं कह सकता हूं। कैसे, इसको समझो। जो आपके कुचालक होते हैं वो इसलिए कुचालक होते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई आवेशवाहक होता ही नहीं, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यदि आप उनका तापमान बढ़ाओ, आप उनको गर्म करो, तो उस ऊर्जा को प्राप्त करके कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा से मुक्त हो जाते हैं। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, भले ही पहले 0 थे, अब 10-15 आए, थोड़े बहुत आए, लेकिन कुछ तो आए ना, तो उनकी चालकता के अंदर क्या हुई, वृद्धि हुई, और प्रतिरोधकता के अंदर क्या हुई, कमी हुई। तो अब सुनना, कुचालकों का ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता में वृद्धि होती है जबकि उनकी जो प्रतिरोधकता है उसके अंदर कमी आती है। सिंपल सी बात। लास्ट बात करें अपन अर्धचालकों की, बड़ी सिंपल सी बात है। अर्धचालक कहते हैं कैसे, वे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर तो जिनकी जो चालकता है वो शून्य होती है, लेकिन कमरे के ताप तक उनके अंदर चालकता है कुछ गुण आ जाते हैं, यानी कुछ आवेशवाहक उसके अंदर आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। आप अगर ताप और बढ़ाओगे मेरे प्यारे साथियों, तो बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे कि कम निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे। भाई पहले बहुत थोड़े से गिनती के थे, आपने थोड़ा सा ताप और बढ़ा दिया तो कुछ और आ गए, तो उनकी चालकता में वृद्धि हो गई। तो इसलिए ध्यान रखना, अर्धचालकों की चालकता भी ताप बढ़ाने से बढ़ती है जबकि प्रतिरोधकता घटती है। सिंपल सी बात है, अपन ने तीनों की चर्चा कर ली। आगे बढ़ते हैं। अगला देखना मेरे प्यारे साथियों कि सेलों के समांतर क्रम के संयोजन को समझाते हुए तुल्य विद्युत वाहक बल और धारा ज्ञात कीजिए। ये असल में प्रश्न मैंने पहले दे दिया था आपका मॉडल पेपर देखने से पहले, तो ये प्रश्न आपको आपके पेपर में मिलेगा, लेकिन आपको इसको कंसीडर नहीं करना। क्या बात है ध्यान रखने, आपको वो बता देता हूँ। जो आपका सेलों का समांतर संधारित्र है ना, यहाँ पे संधारित्र नहीं, संधारित्र तो पिछले में था। यहाँ पे हम लोग बात करें कि इसने ये जो प्रश्न पूछा ना कि सेलों के समांतर क्रम संयोजन को समझाते हुए, सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सेल के धनात्मक सिरे आपस में और ऋणात्मक सिरे आपस में जुड़े हों, इसे कहते हैं अपन सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ये ध्यान रखना, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं किसको है, समान सिरे आपस में जुड़े होंगे उसको हम लोग बोलेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। और अगर विपरीत सिरे आपस में जुड़े होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन तो किया जाता है परिपथ में जो आपके अधिक उर्वरता प्राप्त करने के लिए, और समांतर क्रम संयोजन किया जाता है परिपथ के अंदर कम उर्वरता प्राप्त करने के लिए। सिंपल सी बात है, बहुत आसान से आप कर सकते हो इसको। फिर देखना, आपसे अगला प्रश्न पूछा है किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम को बताओ, और इस नियम की ये किस नियम की पालना करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना। किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं संधि का नियम, पाश का नहीं, पहला नियम है संधि का नियम।
किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसको बोलते हैं संधि का नियम। देखो किरचॉफ का नियम क्या कहता है, मान लो कि यहाँ पे 3 तार है जो आ रहे हैं धारा को लेकर, ये भी धारा को लेकर आ रहा है, ये वाला तार भी धारा को लेकर आ रहा है, ये वाला तार भी धारा को लेकर आ रहा है, और ये जो 2 तार हैं ये क्या कर रहे हैं, धारा को लेकर जा रहे हैं। मान लो ये I और ये I, अब अलग अलग दिखाने के लिए I1 I2 I3 I4 I5। तो देखो आपके जो तार I1 I2 I3 जो धारा लेकर आ रहे हैं, इस बिंदु के ऊपर आने वाली धारा है, I4 और I5 जाने वाली धारा है। तो सुनना मेरे प्यारे साथियों, मैं क्या कहता हूँ, किरचॉफ का जो प्रथम नियम वो क्या कहता है, संधि बिंदु पर आने वाले समस्त धाराओं का योग जाने वाले समस्त धाराओं के योग जो है ना, इनका जो कुल टोटल होगा वो हमेशा बीजगणित योग उसका 0 होगा। तो सुनना, परिभाषा अपन कैसे बताएंगे, संधि बिंदु पर आने वाले समस्त धाराओं और जाने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव 0 रहता है। जितनी धाराएं आएंगी ना उतनी धारा वापस चली जाएंगी, यहाँ पर इस बिंदु के ऊपर कोई भी धारा बची हुई नहीं रहेगी। इसको हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, किरचॉफ का प्रथम नियम है जिसको हम लोग संधि का नियम भी कहेंगे। सिंपल सी। दूसरी बात करें, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम उसको हम लोग बोलते हैं पाश का नियम। वो क्या कहता है कि किरचॉफ के अनुसार एक बंद पाश में वोल्टता पतनों का जो बीजीय योग होता है वो उस परिपथ में लगे जो वोल्टता के स्रोत है उनके द्वारा प्रदत्त वोल्टता के बराबर होता है। यानी देखो जितनी वोल्टता काम में ली जा रही है ना युक्तियों के द्वारा, वो उसके बराबर होगी जितनी वोल्टता आपकी जो बैटरी वगैरह या विद्युत के स्रोत है वो उस परिपथ में जुड़े हुए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। बहुत ही आसान सी बात थी, सिंपल सी बात है। ये तो है आपके आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित और वो आपके ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित सिंपल सी बात थी। आगे चलते हैं। आगे देखो आपसे ये पूछा है कि विभव मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। विभव मापी द्वारा ठीक मान का मापन करना ही विभव मापी की सुग्राहिता कहलाती है। सुग्राही का मतलब कहता है जो अच्छे प्रकार से ग्रहण कर सकता है। क्या ग्रहण करेगा, रीडिंग अपन लेते हैं विभव मापी के जरिए, तो ऐसा विभव मापी की सुग्राहिता से अपन क्या समझते हैं कि विभव मापी द्वारा जो रीडिंग है उसको आसानी से ग्रहण करना, उसको सुग्राहिता के साथ ग्रहण करना, उसको सही ग्रहण करना, इसको हम लोग कहते हैं विभव मापी की सुग्राहिता। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगला देखो आपसे प्रश्न ये पूछा कि विभव मापी वोल्टमीटर से अधिक श्रेष्ठ है, क्यों विभव मापी जो है वोल्टमीटर से अधिक श्रेष्ठ होता है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका बड़ा सिंपल सा उत्तर है। असल में देखो जो विभव मापी होता है ना उसके पास खुद की एक बैटरी होती है, तो परिपथ की जो धारा है ना उसको काम में नहीं लेता। लेकिन जो नालायक अपना वोल्टमीटर होता है ना उसके पास खुद की तो कोई बैटरी होती नहीं, तो अगर अपन उसको परिपथ में जोड़ेंगे तो परिपथ की धारा को भी काम में लेगा। तो परिपथ में जो एक्चुअल उसको रीडिंग देनी चाहिए थी वो एक्चुअल रीडिंग नहीं दे पाएगा, क्योंकि कुछ धारा तो वो खुद भी काम में लेने लग गया ना। तो अब अपन इसको परीक्षा में कैसे लिख कर आएंगे, विभव मापी वोल्टमीटर की तुलना में अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि विभव मापी के पास खुद का विद्युत स्रोत होता है जिससे वह परिपथ की विद्युत धारा को काम में लिए बिना अपना मान बताता है या अपनी रीडिंग को बताता है। कितनी सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। अब देखो हम लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपसे पूछा कि विभव मापी के जो तार हो मैग्नीन या कोंस्टेंटन के क्यों बनाए जाते हैं। विभव मापी के जो तार है मैग्नीन या कोंस्टेंटन क्यों बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखना मैग्नीन और कोंस्टेंटन के जो तार हैं इनके लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक का मान बहुत ही कम होता है। और चूंकि जब प्रतिरोध ताप गुणांक का मान बहुत ही कम होगा तो अपन को जो प्रेक्षण है अपने उनके अंदर विचलन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना विभव मापी के अंदर हम लोग हमेशा मैग्नीन या कोंस्टेंटन के तार जो है उन्हीं का प्रयोग करते हैं। ये लो हमारा चैप्टर हो गया। मैं कह रहा हूँ चैप्टर नंबर जो 3 है उससे 5 नंबर के टोटल आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी और 5 नंबर में बस इन्हीं चीज़ों में से घुमा फिरा की चीज़ें आपको मिल जाएगी। एक नंबर के 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, 1.5 नंबर के आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। तो बहुत ही आसानी से देखो आप इसको कर सकते हो, इसमें कहीं कोई नंबर नहीं कटना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सीरियसली लेकर पढ़ेंगे और पूरे में से जो पूरे अंक है वो आप जरूर अर्जित करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अगली वीडियो के अंदर फिर से हमारी होगी मुलाकात जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 की डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए रखो अपना ध्यान, तैयारी करो, मस्त रहो, लगे रहो और मतलब झंडे गाड़ने वाली से तैयारी करो भी यार, सीधी सी मतलब मेरा इतना है। ठीक है।